हेलो स्टूडेंट्स, मेरे बैकग्राउंड में आप एक मुस्कुराते हुए इंसान को देख रहे होंगे। ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर है नोलैंड एल्ब्रो की। आप सोचिए कि आप सिर्फ सोचें और टेक्स्ट मैसेज चला जाए, आप सिर्फ सोचें और गेम खेल लिया जाए, और आप सिर्फ सोचें और कंप्यूटर ऑपरेट कर पाएं। ये सुनने में केवल एक साइंस फिक्शन की फिल्म जैसा लग सकता है, लेकिन अब ये फैक्ट है, क्योंकि 18 महीने के बाद न्यूरालिंक का पहला इंसानी केस सामने आया है, जहां एक ह्यूमन पर न्यूरालिंक का एक्सपेरिमेंट जनता के सामने पेश किया गया है और इसने दुनिया को दिखा दिया कि इंसान अब साइबॉर्ग बनने की राह पर है। एलन मस्क की जो कंपनी है का जो प्रोजेक्ट है न्यूरालिंक का, वह सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं रह गया है, बल्कि अब एक ऐसी क्रांति बन चुका है जिसने इंसानों की ज़िंदगी बदलनी शुरू कर दी है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि न्यूरालिंक क्या है, ये कैसे काम करता है, ये पहला केस क्या था और इसकी क्या कहानी है, इसके फ़ायदे, नुकसान और विभिन्न पहलू क्या हो सकते हैं, और आने वाले समय में क्या हम इंसान ज़्यादा होंगे या साइबॉर्ग ज़्यादा होंगे, इस पर भी बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इस पहले केस के बारे में जो अभी पब्लिक में सामने आए हैं, नोलैंड एल्ब्रो की कहानी की बात करेंगे। फिर न्यूरालिंक कैसे काम करता है इसकी बात करेंगे। फिर फ़ायदे और संभावनाओं पर बात करेंगे, और उसके बाद इसके खतरे और नैतिक सवालों पर भी प्रश्न करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। और सेशन के अंत में हमेशा की तरह अभ्यास प्रश्न पर भी जाएंगे। सेशन को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं, और टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे, और जो स्पेशल सेशंस होंगे उनके पीडीएफ, साथ ही साथ करंट अफेयर्स के अपडेट। और अगर कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो कोई बैच ले पाता है या नहीं ले पाता है, इन ऑल केसेस जब भी उसको कोई ज़रूरत हो, कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई प्रॉब्लम हो आपकी तैयारी में, आप मुझसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला केस क्या है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, एक मुस्कान सब कुछ कह देती है। न्यूरालिंक ने इस पर्सन के चेहरे पर जो मुस्कान लाई है, वो एक बहुत बड़ा केस है। वास्तव में 29 साल के हैं नोलैंड एल्ब्रो, जो एक हादसे में अपने शोल्डर्स के नीचे तक का पोर्शन लकवाग्रस्त करवा चुके थे। 18 महीने पहले उनके दिमाग में न्यूरालिंक इम्प्लांट किया गया, और आज वे सोचकर चेस खेल रहे हैं, नेटफ्लिक्स चला रहे हैं, ऑनलाइन किताबें भी पढ़ रहे हैं। और सोचिए कि जो इंसान कभी अपना हाथ पैर तक नहीं हिला सकता था, आज वो केवल अपने विचारों से पूरी डिजिटल दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। और ये कोई चमत्कार नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है, ये साइंस का कमाल है। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा कि वास्तव में न्यूरालिंक होता क्या है और न्यूरालिंक काम कैसे करता है। देखिए, न्यूरालिंक एक चिप है जो कि सिक्के के आकार का होता है। नॉर्मली एक छोटा सा सिक्के के आकार का चिप होता है। इसमें बहुत हज़ारों पतले पतले इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, जो न्यूरॉन की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी या एक्टिविटी को डिटेक्ट करते हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम उन सिग्नल्स को क्या करता है, डिकोड करता है और कंप्यूटर कमांड में बदल देता है। बहुत आसान है, सुनने में तो आसान लग ही रहा है। अगर आप ऐसे समझिए ना, अगर दिमाग सोचता है कि चलो राइट कर्सर को राइट जाओ, और कर्सर जो है स्क्रीन का वो राइट में चला जाए। अगर आप सोचें कि नेटफ्लिक्स ऑन हो जाए और मैं ये शो देखना चाहूँ, सिर्फ सोचें और नेटफ्लिक्स ऑन हो जाए और आप वो शो देखने लगे, और ये सब रियल टाइम हो रहा है, वो भी वायरलेस तरीके से। तो इस सर्जरी द्वारा पूरे तरीके से, और ये सर्जरी की गई थी रोबोट्स के द्वारा, ताकि दिमाग के जो नाजुक नर्व्स हैं उनको कहीं नुकसान ना पहुंचे, बहुत ही स्पेसिफिक और प्रिसाइज तरीके से। और इसने इन पर्सन को, जो मैं आपको इमेज में दिखा रहा था, नोलैंड एल्ब्रो को, बिल्कुल
एक्टिव बना दिया है, और जो पूरी तरीके से जिनका हाफ बॉडी पूरा लकवाग्रस्त हो चुका था, अब वो सिर्फ सोचकर ये सारी एक्टिविटीज को कर सकते हैं। तो ये न्यूरालिंक का चमत्कार है, कमाल है हम कह सकते हैं। चमत्कार तो सही शब्द नहीं होगा। फायदे और समस्याओं की भी बात करनी चाहिए, क्या फायदे हैं, क्या संभावनाएं हैं, उनकी भी बात करें। तो न्यूरालिंक जो है वो केवल लकवाग्रस्त लोगों के लिए नहीं है, वास्तव में ये एक ऐसी चीज है जो पूरी की पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन में ही एक रेवोल्यूशन ला सकता है। अगर हम मेडिकल रेवोल्यूशन की बात करें, अगर हम जो मेडिकल साइंस है उसके लिए बात करें, तो जो पैरालिसिस के पेशेंट्स हैं वो भी अब कम्युनिकेशन कर पाएंगे, केवल उनके सोचने से वो कम्युनिकेट कर पाएंगे। जो ब्लाइंड लोग हैं उनके विजन्स रीस्टोर हो सकते हैं, उनको दिखना और दिखने की फीलिंग होना शुरू हो सकता है। अल्जाइमर्स हुआ, पार्किंसंस हुआ, डिप्रेशंस हुआ, ऐसे रोगों का इलाज बहुत आसान हो जाएगा। और अगर हम देखें तो भविष्य की अगर हम बात करें तो भविष्य में ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन भी स्टार्ट हो सकता है इसके सहारे, जिसको हम टेलीपैथी कह सकते हैं। तो ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन भी स्टार्ट हो सकता है। मेमोरी अपलोड और डाउनलोड भी की जा सकेगी, क्योंकि ये तो चिप में है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गेमिंग हो, एजुकेशन हो, मिलिट्री एप्लीकेशंस हो, जहां दिमाग ही अल्टीमेट रिमोट बन जाएगा। एक तरीके से आप दिमाग से सोच रहे हैं और चीजें रिमोट की तरह वो फंक्शन करके काम करवा दे रहा है। ये सुनकर आपको भी लग सकता है कि इंसान धीरे धीरे सुपर ह्यूमन बन सकता है इस न्यूरालिंक की मदद से, लेकिन सब कुछ इसमें वाइट ही नहीं है, कुछ इसमें समस्याएं भी हैं। हमें उन खतरों को भी समझना चाहिए और उन नैतिक सवालों को भी देखना चाहिए। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो ऐसा नहीं है कि वो केवल बेनिफिट्स लेकर आती है, उसके साथ आते हैं नैतिकता के सवाल और संभावित बड़े खतरे। तो जैसे सबसे पहली चीज प्राइवेसी की अगर हम बात करें, तो अगर दिमाग में सिग्नल्स डिकोड हो सकते हैं, आप केवल कल्पना करिए कि आपके सिग्नल्स डिकोड हो रहे हैं, तो क्या कंपनियां हमारी सोच नहीं पढ़ सकती और वो उस तरीके से कस्टमर को इम्प्लांट नहीं कर सकती? दूसरी खास चीज, मैनिपुलेशन किया जा सकता है, लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट किया जा सकता है। सरकारें हों, कॉरपोरेट्स हों, वो आपके दिमाग को हैक कर सकती हैं। और इस मैनिपुलेशन के द्वारा, जैसे आप देखते होंगे, जैसे फेसबुक पर, मेटा पर कई बार केस चलते हैं, आपने सुना होगा यूरोपियन यूनियन में, अमेरिकन कांग्रेस में, कि वे लोग पीपुल्स के जो विचार हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अब उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको केवल सिग्नल्स देने हैं। और तीसरी बड़ी चीज़ क्या है? इनइक्वालिटी, यानी असमानता आएगी। असमानता क्या आएगी? अगर अमीर देशों के पास इस तरीके के सुपर ह्यूमंस बन गए, इस तरीके से उनकी आर्मी में लोगों को रखा गया, तो गरीब देश बेसिक ह्यूमंस तक ही सीमित रह जाएंगे और ये बड़ा डिजिटल डिवाइड और गैप बना के आ जाएगा। सेफ्टी की भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है, क्योंकि ब्रेन सर्जरी बहुत रिस्की होती है। इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है और माल फंक्शंस का भी खतरा है, क्योंकि ये मशीन है तो माल फंक्शन भी कर सकती है और इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये सेफ्टी के नज़रिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अगर हम फिलोसफिकली देखें तो अगर आपकी मेमोरी को अपलोड कर दिया जाए तो क्या, अगर आपकी मेमोरी को हम अपलोड कर सकते हैं तो क्या आप कहेंगे कि ये आपकी मेमोरी है या मेमोरी की कॉपी है, ओरिजिनल है या जेन्युइन है? तो यहाँ पर सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, यहाँ पर सवाल है मानव सभ्यता के भविष्य का भी। और अगर इस पूरी न्यूज़ को हम यूपीएससी के एंगल से देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो जीएस पेपर 3 का पोर्शन है, बायोटेक्नोलॉजी और एआई इंटीग्रेशन की टॉपिक्स को हम इसमें जीएस पेपर 3 में देख सकते हैं। जीएस पेपर 4 की अगर हम बात करें तो एथिक्स में प्राइवेसी का मामला है, ह्यूमन डिग्निटी का मामला है, ऑटोनॉमी का मामला है, आप देख सकते हैं। इससे में भी ये मुद्दा पूछा जा सकता है टेक्नोलॉजी, और कई बार इसको अलग अलग तरीके से पूछा भी गया है, जैसे कि टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वैल्यूज़ या मैन वर्सेस मशीन्स, कोई आइडिया पर ऐसे का टॉपिक फ्रेम हो सकता है। लेकिन मुद्दा यह है कि भारत को भी तो अब देखना है कि हम क्या इस दिशा में आगे बढ़ेंगे या हम पीछे रह जाएंगे। भारत को भी ये तय करना होगा कि इस न्यूरो रिवॉल्यूशन में हम केवल स्पेक्टेटर रहेंगे, यानी दर्शक रहेंगे, या हम एक्टिव प्लेयर भी बनेंगे, क्योंकि आप तकनीकी के विकास में पीछे नहीं रह सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप देखें तो न्यूरालिंक सिर्फ एक चिप नहीं है, ये इंसान और मशीन के बीच की एक बहुत बड़ी छलांग है। एक तरफ यह लकवाग्रस्त और बहुत बीमार लोगों के लिए एक वरदान भी हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यह एक सवाल भी खड़ा करती है कि क्या हम इंसान रहेंगे या साइबॉर्ग बन जाएंगे।
वास्तव में एलन मस्क और न्यूरालिंक ने हमें एक नया भविष्य तो दिखा दिया है, लेकिन हमें यह तय करना होगा कि इस भविष्य को हम किस दिशा में ले जाएंगे। तो अगर आपका क्या विचार है यह तो मैं जानना चाहूंगा ही चाहूंगा। आप जैसे कमेंट करके मेरे वीडियोस पर अपने विचार देते हैं वो तो मैं जानना चाहूंगा ही चाहूंगा। एक पर्सनल क्वेश्चन भी पूछता हूं कि अगर आपको मौका मिले तो क्या आप अपने दिमाग में न्यूरालिंक टाइप की कोई चीज़ इंप्लांट कराना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो चलिए, सेशन के अंत में तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है 2026 के यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। जो भी बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो और अभी तक कोई भी बैच उन्होंने ना ज्वाइन किया हो, तो वो हमारा स्टडी IQ IAS हिंदी का बेहतरीन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें एडमिशन की लास्ट डेट है 31 अगस्त। और 31 अगस्त से पहले आपको ये बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद आपके पास ये ऑप्शंस नहीं होंगे, ये ऑफर नहीं होगा। ऑफर क्या है? ऑफर है कि आपको ये पूरा का पूरा कोर्स, जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों सेगमेंट की तैयारी कराई जाएगी, अलोंग विद द मेंटोरशिप, प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम इन दिल्ली, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम इन दिल्ली, वो भी फ्री। इन सब के साथ आपको ये बैच दिया जा रहा है। बुक्स तो मिलेंगी ही मिलेंगी, क्लासेस तो होंगी ही होंगी, प्री के पहले SIP होगा ही होगा, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम आपको फ्री दिया ही जाएगा, मेंस के लिए भी आपकी मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस लगातार होगी ही होगी। इन सब के साथ बहुत ही मिनिमम फीस है। आपके पास समय है 31 अगस्त 2025 तक। ये लेकिन ध्यान रखना है कि ये 9,999 की फीस आपको कब पड़ेगी? जब आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। इस कोड का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये कोड वैसे भी याद कर लेना चाहिए। आप जब भी कोई भी कोर्स खरीदे स्टडी IQ IAS से, आप तुरंत इस कोड का इस्तेमाल करें, और इस कोड का इस्तेमाल करते ही आपको मिनिमम फीस में वैसे भी एडमिशन मिल जाएगा। और अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो मैंने आपको अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फ्रॉम देयर। ओके, तो चलते हैं प्रश्न की ओर। और प्रश्न ये है कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी कि BCI तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मानव मस्तिष्क और किसी बाहरी यंत्र जैसे कि कंप्यूटर के बीच सीधा संचार स्थापित करती है। न्यूरालिंक आक्रामक BCI का एक उदाहरण है, क्योंकि इसमें मस्तिष्क में इलेक्ट्रोड प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है। BCI तकनीकी का उपयोग पक्षाघात यानी कि पैरालिसिस और पार्किंसंस जैसी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के उपचार में संभावित रूप से किया जा सकता है। आप बताएंगे इन उपरोक्त में से कौन सा सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या 1, 2, 3? कमेंट करके अपना उत्तर जरूर बताइएगा। और जो प्रश्न मैंने आपसे दूसरा पूछा है उसका जवाब भी अवश्य दीजिएगा। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।